हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर जो परीक्षाएं इस समय संचालित हो रही हैं एनटीपीसी की, उसके दृष्टिकोण से जो रेलवे की परीक्षाएं हो रही हैं, एसएससी हो गए, बैंक हो गए, यूपी पीएससी हो गए, यूपी एसएससी, ये कहें कि जो है अधीनस्थ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का, इसमें जो परीक्षाएं हो रही हैं या होने वाली हैं, जिनका विज्ञापन आने वाला, उन सभी को दृष्टिकोण में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसे हमने जो है जीरो टू हीरो सीरीज नाम दिया है। तो इसमें एक सीरीज जो है आ चुकी है हमारी। अगर आप लोगों ने उसे देखा नहीं होगा तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप लोग एक बार जो है देख लीजिएगा, तब इस श्रृंखला को देखिएगा। तो प्रश्नों की श्रृंखला हमारी जो दूसरी वीडियो है जीरो टू हीरो सीरीज की, इसमें जो है हम भूगोल, विश्व भूगोल या भौतिक भूगोल के प्रश्न भी उसमें रहेंगे। तो इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनकी आगामी होने वाली परीक्षा में पुनरावृत्त होने की संभावना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कुल 35 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम जो है ध्यान से हल करेंगे और जो उनका उत्तर देखेंगे, ताकि जो है अगर परीक्षा में प्रश्न पुनः है तो उनको जो है सही से हल कर लें। तो आइए हम जो है अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, जैसा हम जानते हैं कि विषुवत रेखा खींची गई है ना, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा खींची गई, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या जो है इक्वेटर अंग्रेजी में कह दिया जाता है। तो उसका व्यास, विषुवतीय व्यास लगभग कितना? 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650, 12,600 किलोमीटर। दरअसल में एकदम एक्यूरेट में तो इसमें से कोई विकल्प नहीं होगा, चूँकि 12,756 किलोमीटर इसका एक्यूरेट जो है व्यास है, लेकिन 12,756 किलोमीटर कोई इसमें दिया नहीं, लेकिन विकल्प में 12,750 नज़दीकी उत्तर है, तो इसे जो है सही माना जा सकता है। चारों विकल्प इस तरीके का प्रश्न है, अगर चारों विकल्प ना मिलता रहे तो जो नज़दीकी विकल्प हो तो वही उसमें लगाना चाहिए, जो नज़दीकी विकल्प। जैसे वंश वाले में प्रश्न, जैसे अगर मान लीजिए मुगल काल का प्रश्न दे रहा है, तो कोई प्रश्न अकबर को टारगेट करके दे रहा है, तो आसपास के जो शासक हों उन्हीं को लगाना चाहिए, एकदम विपरीत उत्तर नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को जो है हल करेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? तो दूसरा प्रश्न हमारा है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं कितना भाग? तो समुद्र ही ज़्यादा है भूभाग में, स्थलीय क्षेत्र कम है जैसा हम जानते हैं। तो इसमें 50%, 60%, 70 और 80% मतलब इसमें दिया गया है। तो जैसा हम जानते हैं कि लगभग पूरा समुद्र जो पृथ्वी का भाग है 70.8% घेरे हुए हैं, और जो है इसमें 29% भाग जो है क्या है? स्थल हैं। तो इसमें 70.8 है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 70% इसका जो है उत्तर हो जाएगा। 70%, 8% जो है समुद्र क्या किए हैं? पृथ्वी को घेरे हुए, 69% में स्थलीय क्षेत्र है। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो इसमें पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। पृथ्वी की आयु हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा, कार्बन काल निर्धारण द्वारा, परमाणु घड़ियों द्वारा, जैव घड़ियों द्वारा। तो इसमें थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन आपको होगा मुझे लगता है यूरेनियम और कार्बन डेटिंग को लेके। कार्बन में क्या है कि जैसे कम समय के लिए जब निर्धारण आयु का करना रहता है, जैसे हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण करने के लिए, तो वहाँ जो है कार्बन काल निर्धारण ज़्यादा अच्छे तरीके से हमको रिजल्ट दिया। लेकिन जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन की बात आती है, तो वहाँ हम जो है जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थों की मदद लेते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ में अब आप जान गए होंगे कि इसमें उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा? इसका उत्तर जो है यूरेनियम सही हो जाएगा। इसके अलावा थोरियम हो गया के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना अच्छे तरीके से की जा सकती है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो इसमें जो है चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर भी किया जाता है, सागर की लवणता हो गई, और जो है अपर्दन के कारण जो है तलछट के जमाव के कारण, इन सब भी किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं उनके माध्यम से किया गया जो है आयु की गणना ज़्यादा निर्धारण में सही और सटीक
स्पष्ट होती है। बाकी चंद्रमुख ज्वारीय शक्ति हो गया, सागर की लवणता हो गई, तलछट के जमाव, अपर्दन किनके आधार पर भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादा मानक या विश्वसनीय जो है वही पृथ्वी का विज्ञान का यूरेनियम काल निर्धारण है सर्वोच्च। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है, इसमें हमको दिशा बताना है कि किस दिशा से किस दिशा में गति, पश्चिम से पूर्व की, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। इसमें तो दो होगा नहीं, ये जा रहा है दो में ही कन्फ्यूजन होगा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें उत्तर क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर होगा ना। इसीलिए हम देखते हैं कि जब पृथ्वी हमारी जो है कैसे गति करती है, पश्चिम से पूर्व, जैसे दिशाओं का ज्ञान होगा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम होगा। तो पृथ्वी कैसे हमारी गति कर रही, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है इस तरीके से गति करती है। इसी तरीके से इसी कारण जो है हमको सूर्य हमको होता है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर कक्षा में पश्चिम से पूर्व गति करने के कारण ही सूर्य हमको पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। ये भी जो है बात याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा है, तो इसमें अगला प्रश्न है दक्षिण ध्रुव का अक्षांश। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश जो है कितना होगा। तो देखिए जैसे पृथ्वी में दो गोलार्ध हैं, अगर हम देखें तो जो है इक्वेटर हो गया, इक्वेटर या इसी को कह दिया जाए भूमध्य रेखा, दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तरी, ये कौन सा एरिया हो जाएगा, ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ये जो है दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा, जो भी इसको कहिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा, 90, तो बराबर 180 होगा। तो 1 से 80 दोनों ध्रुव बटे हुए हैं 90-90 में, तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका, 90 डिग्री इसका जो है उत्तर हो जाएगा। भाई पूरा जो है कितना है, ये यहाँ से 90 है, यहाँ भी 90 का कोण बना रहा है ना। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कितना 90 डिग्री कोण बना ही रहा है। 23.5 पे दोनों रेखाएं, इधर मकर रेखा इधर कर्क रेखा है, तो यहाँ 90 जब कोण बनाएगा तो दक्षिण ध्रुव में प्रश्न क्या, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश पूछ रहा है। अक्षांश रेखा कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री पे हो जाएगी ना, इसको जानते रहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के भूपर्पटी में, अर्थात पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगर जैसे मान लीजिए हम देखें तो पृथ्वी के भूपर्पटी कहाँ है, ये हो गई क्या, इसी को क्या कहा गया, भूपर्पटी है। यहाँ क्या है, आवरण या मेंटल है। नीचे का भाग क्या है, एक कोर है। 3 भागों में क्या है, पृथ्वी हमारी जो है बटी हुई है। तो भूपर्पटी में पूछ रहा है, तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा ऑक्सीजन पाया जाएगा, कितना, 46.80 पाया जाएगा। सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितना पाया जाएगा, 27% है, 27.72% है। एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम पाया जाएगा 8.13। तो अब हम प्रश्न में देखते हैं, कैल्शियम है, लोहा है, पोटेशियम है। तो चूंकि इसमें जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन ऑप्शन में दिया नहीं है, एल्युमिनियम दिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। हमेशा विकल्प के अनुसार उत्तर सही होगा, ये नहीं कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता तो आप ऑक्सीजन वही ध्यान रखिए, इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए। चूँकि ऑप्शन में सबसे ज़्यादा तत्व एल्युमिनियम है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, हॉलैंड। तो भारत में तो है नहीं, ये तो जान ही रहे हैं। तो ये कहाँ होगा, ये यूनाइटेड किंगडम का क्या है, एक शहर है जहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित किया जाता है, इंटरनेशनल टाइम निर्धारित किया जाता है। कहाँ से, इंग्लैंड के या यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच रेखा से जो खींची गई है, एक सिटी का नाम है, वहीं से रेखा जो है खींची गई है। तो भारत का समय अगर देखा जाए, मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री है। तो भारत का जो वहाँ से टाइम है ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। कितना, 5.5 घंटा हमारा टाइम ग्रीनविच से क्या है, आगे है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। अब वही प्रश्न इसमें आ गया कि कहाँ से गुजरेगी, तो 180 डिग्री से, कहाँ से 180 डिग्री से गुजरेगी, 0 से नहीं, 90 से नहीं, 270 से नहीं, बल्कि 180 ग्रीनविच रेखा से जो है गुजरेगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 49वें समांतर रेखा, 49वें समांतर रेखा किन देशों के बीच है। फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड और रूस, यूएसए और कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और केन्या के बीच। तो इसमें जो है यूएसए और कनाडा इसका उत्तर होगा। तमाम सीमाओं वाले प्रश्न हैं, उसको हम एक वीडियो में अलग से देखेंगे कि कौन कौन सीमा किस देश में है। यहाँ एक एक देश की सीमा बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा जो है इसको देख लेंगे। जहाँ जिन प्रश्नों की व्याख्या की संभावना, प्रश्न अलग से वीडियो नहीं बन पाएगा उसकी व्याख्या की जाएगी, और जहाँ नहीं हो पाएगा वीडियो बन पाएगा उसकी व्याख्या नहीं की जाएगी। क्योंकि यहाँ वीडियो बनेगा तो इसकी हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। इसमें यूएसए और कनाडा है। इसमें केवल एक जानकारी ये जान लीजिए कि विश्व की सबसे शांत, क्या है, विश्व की सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहाँ किसी प्रकार की न सेना है न कोई डिवाइडेशन है। इस देश कनाडा के नागरिक अमेरिका में, अमेरिका के नागरिक कनाडा में आते जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो विश्व की सबसे शांत सीमा है, इसको भी जानते रहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। कहने का मतलब है कि महासागर पूछ रहा, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। कुछ प्रश्न आप निगेटिव अप्रोच भी रखा करिए, ये तो होगा नहीं करेगा। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। अटलांटिक और प्रशांत महासागर में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, तो पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन गैस विपुल मात्रा में है। इसमें नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, बहुत ऐसे प्रश्न हैं। तो नाइट्रोजन हम जान रहे हैं वायुमंडल में जो 78% है, 20.95 या राउंड फिगर में 21% जो है ऑक्सीजन है। दोनों गैसें मिला के 99% ज़्यादा जो है वायुमंडल कवर करती है, 99%। बाकी 1% में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तमाम अक्रिय गैसें हो गया, जलवाष्प, तमाम ये चीज़ें जो है 1%, 99 में यही दोनों गैसें हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। कौन सा प्रश्न है, पृथ्वी पर वायु दाब कम होने का क्या कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब कम होने का क्या कारण है। तो इसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का जो है असमान ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब कम है, इसका कारण क्या है, पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इसका जो है मुख्य कारण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी, नदियाँ, ओजोन गैस, भूकंप। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व से क्या मतलब है, जैसे ओजोन गैस उत्तर होगा। इसमें क्या होता है कि ओजोन गैस जो है समताप मंडल में स्थित है, तो जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, इनको जो है छान के पृथ्वी पर पहुंचाती हैं। नहीं तो बहुत साइड इफ़ेक्ट है मानव और जो है तमाम प्राणियों के ऊपर। तो चूँकि छान के पहुंचाती है, जीवन अच्छा बना रहे, तो इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कह दिया जाता है ओजोन गैस को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। क्यों नहीं बरसते हैं, रेगिस्तान में अवक्षेप होकर बादल क्यों नहीं बरसते हैं। नहीं शब्द का विशेष ध्यान प्रश्नों में दिया करिए। हवा की द्रुतगति, कम तापमान, कम दबाव, कम आर्द्रता। देखिए कम आर्द्रता इसका उत्तर सही होगा। कारण इसका क्या है, जैसे मान लीजिए कि मानसूनी हवाएं, उदाहरण देखते हैं। मानसूनी हवाएं, यहाँ लक्षद्वीप राज्य है, भारत का केंद्र शासित, सर्वप्रथम मई में यही मानसूनी हवाएं यहाँ से चलती हैं हिंद महासागर से, तो यहाँ आती हैं। यहाँ केरल राज्य सबसे पहले केरल में बारिश होगी, फिर मानसून यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत में टकरा के दो हो जाएगा। एक जो है कहाँ, अरब सागर शाखा हो जाएगी, एक बंगाल खाड़ी शाखा हो जाएगी। तो जब रेगिस्तानी एरिया में, जैसे मान लीजिए जब राजस्थान में ये हवाएं आती हैं, तो इनके मान कोई
एक तो अवरोध नहीं होता, दूसरे जब यहाँ राजस्थान में आ जाती हैं तो इनमें आर्द्रता की कमी हो जाती है। इसीलिए जब समुद्र से बहुत दूरी बढ़ती जाती है तो आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए वर्षा की मात्रा की भी उसमें कमी होती चली जाती है। आर्द्रता नहीं रहेगी तो बारिश कहाँ से होगी, तो आर्द्रता कमी इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर है, जानते रहिए। अगला प्रश्न है ये, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नमी किस उपकरण से मापी जाती है? नमी तो आर्द्रमापी, गैल्वे मापी, ताप मापी, जल मापी। तो आर्द्रता मापी है, इसी को जो है एक और नाम दिया जाता है हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर, जानते रहिए भी हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता मापी कहिए, इसी को जो है हाइग्रोमीटर कहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मुख्यतः निम्न में वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन पराक्साइड। देखिए मुख्य रूप से तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का नाम आता है। तो इसमें जो है कुछ ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए नाइट्रस ऑक्साइड भी जिम्मेदार है। नाइट्रस के ऑक्साइड भी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट मात्रा में जिम्मेदार हैं। ये अम्ल वर्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग जब गैस कह दी जाती है तो इसके लिए जो है CO2 सबसे बड़ा नाम इसके लिए है ग्लोबल वार्मिंग का। चूँकि ये जो सूर्य की किरणें आती हैं वो वापस जाने लगती हैं तो इनको सोख कर क्या करती है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिससे जो है पृथ्वी पे तमाम बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है और तटीय देश में उनके शहर जो डूबने का खतरा जो है विद्यमान हो जाता है। इसलिए इसको कौन सी गैस कहा जाती है? ग्लोबल वार्मिंग गैस। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? ये थोड़ा सा प्रश्न टेक्निकल है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर सभी जगह पर समान होगा, ध्रुवों पर इसमें से कोई नहीं। तो जैसे देखिए किसी पिंड का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। हम जान रहे हैं कि किसके कारण होता है? ग्रेविटी के कारण होगा। किसी भी पिंड का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा वहाँ पिंड का भार भी अधिक होगा। तो इसमें प्रश्न में क्या निष्कर्ष निकला? गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा, पिंड का भार जितना गुरुत्वाकर्षण उतना उस पिंड का या वस्तु का भार होगा। तो पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण समान नहीं है। समान गुरुत्वाकर्षण जो है ग्रेविटी हर जगह जो है समान नहीं होता। पृथ्वी के घूर्णन तथा अन्य कारणों से ध्रुवों पर सर्वाधिक कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? ध्रुवों पर। ग्रेविटी का मान कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? ध्रुवों पर होगा ना, ध्रुवों पर होगा। तथा विषुवत रेखा जो है, जो हमारा इक्वेटर है यहाँ क्या होगा? कम होगा। इक्वेटर भूमध्य विषुवत रेखा पर कम होगा, ध्रुवों पर अधिक होगा। इसी कारण ध्रुवों पर एक पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा हम कह सकते हैं ज़्यादा होगा ना। जब गुरुत्वाकर्षण के कारण कह रहा है कि पिंड का भार अधिक होगा, जहाँ जितना गुरुत्वाकर्षण होगा वहाँ उस पिंड का भार भी अधिक होगा। तो विषुवत रेखा पर जो है क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण कम होगा ध्रुवों की अपेक्षा। तो इसका मतलब है कि ध्रुवों पर जो है इसका जो है भार ज़्यादा होगा। लेकिन पिंड का जैसे मान लीजिए कि द्रव्यमान अगर दे दिया जाए, इसमें तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये ध्रुव हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे इसका मास दे दिया जाता है कि द्रव्यमान दे दिया जाता तो द्रव्यमान सब एक जगह समान होता, चाहे ध्रुव पे रहता चाहे जो है जहाँ रहेगा उसका जो है एक समान मास उसका बना रहेगा। ध्रुव विषुवत रेखा हर जगह समान रहेगा। पिंड का भार अलग अलग होगा, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करेगा, लेकिन द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण से मतलब नहीं रह जाता, वो समान ही रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको जो है ज़रूर एकदम ध्यान में रखिएगा, नहीं कन्फ्यूजन कर जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वायुमंडल क्या है? ये प्रश्न है हमारा। वायुमंडल क्या है? एटमॉस्फेयर हमसे पूछ रहा है, एटॉमिक नाइट्रोजन, यौगिक, इनमें से कोई नहीं, मिश्रण। तो वायुमंडल क्या है? जैसे इसमें देखिए नाइट्रोजन कितना है? 78% है। इसी तरीके से ऑक्सीजन कितना है? 20.95 है। इसी तरीके से CO2 है। इसी तरीके से आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है। सभी गैसें अक्रिय गैसें मिल के बनी हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक मिक्सचर है, मिश्रण है वायुमंडल। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है?
तारा है, उपग्रह है, ग्रह है, क्षुद्र है। तो चंद्रमा क्या है, ये जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए जो उपग्रह की श्रेणी में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के जो है नज़दीक है। वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर कहाँ है, अंटार्कटिका के ना। 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका महाद्वीप भी एक है। दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। तो इसमें जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है पूरी तरीके से कहाँ है, ये पूरी तरीके से ये अगर दक्षिणी गोलार्ध हो गया तो ये इसी में स्थित है। रे 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 रे। सॉरी, तो कहाँ है ये, वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका उत्तर क्या होगा, चूंकि देखिए इसमें क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरीके से कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है, तो पूरी तरीके से महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के इसका दक्षिणी छोर कहाँ होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप के। तो इसमें क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगला प्रश्न हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या निम्नलिखित किस आइलैंड ऑफ प्रोसिपिटेशन, आइलैंड ऑफ प्रोसिपिटेशन के नाम से जो है जाना जाता है। अब इसको देखिए, जैसे ऐसे प्रश्न जब पूछता है तो बहुत ध्यान से इसको देखिए, कुछ शब्दावली का मतलब क्या है। देखिए इसमें क्या है कि जो फोल्ड माउंटेन्स, ब्लैक माउंटेन्स, फॉल्ट माउंटेन्स, डोम माउंटेन्स, एकदम जो है ऑप्शन ऐसे बना के रखा है कि कन्फ्यूजन करने वाला। तो जो डोम माउंटेन्स है, डोम माउंटेन्स है, यहाँ क्या है कि अधिक वर्षा होने के कारण इसी को क्या आइलैंड ऑफ प्रोसिपिटेशन कहा जाता है। वर्षा की मात्रा यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको एक उपनाम दिया गया, आइलैंड ऑफ प्रोसिपिटेशन कहा जाता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्या प्रश्न है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है। तो इसके बारे में यूएसए में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में। तो ये क्या स्थिति है, पानी का एरिया है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, तो ये लगभग 17 लाख जो है वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो ऑस्ट्रेलिया में है। पानी की मात्रा यहाँ जो है प्रचुर मात्रा में है, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। ये पानी 17 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्र। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है अगला प्रश्न, सिग्बी द्वीप किस खाड़ी में स्थित है। सिग्बी द्वीप के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। किस, तो एक हडसन की खाड़ी, अरब की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। रांची टीए में परीक्षा 2005 में पूछा भी जा चुका है हडसन की खाड़ी। तो ये जो है प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार तमाम रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको जानते रहिए। कौन से, मैक्सिको की खाड़ी में। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। कौन सा प्रश्न होगा, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट हम जानते हैं हवाना, लंदन, पेरिस। चूँकि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का जो शहर है, यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, इसीलिए इसको सिटी ऑफ गोल्डन के नाम से भी, गोल्डन गेट के नाम से भी क्या है, विख्यात है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तेजी में देखेंगे। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, बोर्नियो ना। तो सबसे बड़ा इसका कौन सा द्वीप होगा, तो इसमें बोर्नियो उत्तर होगा। दूसरा क्या होगा, सुमात्रा होगा। यह 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई में विस्तृत है। कितने देशों में, 3 देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई में जो है विस्तृत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, इसमें कन्फ्यूजन मत करिए कि हिमालय है, काकेशस, अलास्का, एंडीज, हिमालय। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन मत करिए कि हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है क्या है, माउंट एवरेस्ट। लेकिन लंबाई इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा, ध्यान दीजिए सबसे बड़ी। अब यहाँ लंबाई की श्रेणी में है, ऊंचाई नहीं बता देंगे। तो इसमें जो है एंडीज उत्तर हो जाएगा। एंडीज कैसे होगा, कर्डिलेटा डिलान्स एंडीज के नाम से जाना जाता है। यह लगभग जो है 72,7,200 किलोमीटर है, कई देशों में जो है विस्तृत है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है एकांका
गुआ है। एकांका गुआ इसका सर्वोच्च जो है पर्वत श्रृंखला, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 6,960 मीटर। हम जान रहे मीटर में ऊंचाई जानते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना 8,848 मीटर है। हालांकि ये उसको बताते हैं बढ़ा दिएगा, 8,850 हो गया है, तो मीटर में मापा जाता है। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो बोल्टोरो ग्लेशियर सब विवादित प्लेस हैं, तो प्रश्न बन जाता है बालिस्तान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। तो ये जान जाइए जो है कि चूंकि ये ऐसी स्थिति बात हो रही है जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। पाक अधिकृत कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में बालिस्तान है, जो काराकोरम पहाड़ी में फैला है। काराकोरम पहाड़ी में फैला है। 62 किलोमीटर इसका क्या है? लंबाई है 62 किलोमीटर की। ये पूरा जो है एरिया किस एरिया में आता है? लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एरिया में आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में सबसे ऊंचाई पर उद्धस्थल कौन है? सियाचिन, एंडीज, अल्पास, पामीर। देखिए ऊंचाई स्थल बार बार हम चर्चा करते हैं, सुनते रहते हैं कि सियाचिन में ही ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो तमाम जो है गतिविधियाँ होती रहती हैं। तो इसका मतलब है कि युद्ध क्षेत्र ही होगा सियाचिन ग्लेशियर ना। तो भारत के कब्जे में है, और ये जो है कहाँ स्थित है? इस समय लद्दाख में है। लद्दाख का भाग है सियाचिन। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सियाचिन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सारगैसो अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक सागर, दक्षिण प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में ना। तो सारगैसो सागर कहाँ होगा? इसको जो है आप लोग बताइएगा कि कहाँ होगा ना। ये होमवर्क HW है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। इसको नहीं बताऊंगा, महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में इसको जो है चर्चा करूंगा। होमवर्क के रूप में 2-3 प्रश्न होमवर्क रहा करेगा हर चैप्टर में, जहां महत्वपूर्ण समझ आए, ताकि उसका जो है विस्तृत रूप से चर्चा हो सके उस प्रश्न पर जो महत्वपूर्ण रहे। अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ एक मूंगे की चट्टानों की श्रृंखला है। कहाँ पाई जाती है? जापान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हजारों झीलों की भूमि नॉर्वे, वेनिस, तुर्की, फिनलैंड होगा, जहाँ की नोकिया कंपनी थी मूल रूप से। कौन? नोकिया। फिनलैंड। हजारों झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न क्या है? सुंडागर्त अवस्थित है। तो सुंडागर्त कहाँ अवस्थित बताएंगे? इसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसमें हिंद महासागर हो जाएगा। इसकी गहराई कितनी है? गहराई भी देख लेते हैं। 7,225 मीटर। 7,225 मीटर इसकी गहराई है। हालांकि बहुत बड़ा गहराई किसका है? मोरियाना ट्रंच का जो प्रशांत महासागर में है, लेकिन हिंद महासागर का ये सुंडागर्त स्थित है, ये हिंद महासागर में ही। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन नहर नहीं है? अर्थात इसमें सब नहरें, एक नहर नहीं है। कौन सी नहीं? कील नहर है, ये जाने रहे। स्वेज नहर है, ये जाने रहे। पनामा नहर है, इसका मतलब राइन नहीं है। राइन क्या है? नदी का नाम है। कील जर्मनी में है, ये कहाँ है? जर्मनी में है। स्वेज नहर मिस्र में है। पनामा कहाँ है? पनामा जो है रिपब्लिक ऑफ पनामा कंट्री, वहाँ है। अगले प्रश्न की तरफ हम जो है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? स्वेज नहर जोड़ती है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हैं कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। भूमध्य सागर कैस्पियन सागर को, लाल सागर हिंद महासागर ऊपर। तो इसका साधारण उत्तर है, लेकिन समझते रहिए, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर क्या करती है? जोड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, जिसका निर्माण 1869 में हुआ था। 1869 में इसका निर्माण हुआ था, मिस्र के कब्जे में। 1956 में का 1856 में ऐसे कुछ है, जब इसका 1956 है कि इसका राष्ट्रीय
कर्ण मिस्र द्वारा किए गए साथ मिस्र आने जाने वाले सभी जहाज़ों पर टैक्स वसूली का काम करने लगा। इसको बनाया किसने था? तो फर्डिनेंड फर्डिनेंड लेसेप्स, ये डी लेसेप्स उसी को कहा जाता है, डी लेसेप्स कहिए, डी लेसेप्स द्वारा ये जो है बनवाया गया था। महत्वपूर्ण नहर है, इससे रास्ता कम हो गया, यूरोप और एशिया के महाद्वीप के कुछ देशों का व्यापार अच्छे से होने लगा, कम समय में होने लगा, तेज गति से होने लगा। एक ये फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फ्रेंच इंजीनियर थे, वही इसको जो है बनाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये लास्ट प्रश्न संभवतः होगा। तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? देखिए, पृथ्वी की आंतरिक हलचल, समुद्र भूकंपी ज्वालामुखी, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी की चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें जो है उत्तर क्या होगा? सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में क्या आता है? ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा को अगर हम देखें तो सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न दो बल, जैसे इनका तो मान लीजिए कि आकर्षण, ये जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है इनके कारण, तो आकर्षण बल के कारण होता है, इनका दोनों का आकर्षण बल लगता है ऑप्शन में जैसे दिया गया है। लेकिन पृथ्वी पे उत्पन्न दो बल, वो बल हम देख लेते हैं कौन बल हैं। तो एक अभिकेंद्री, एक अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री और अपकेंद्री, ये दो प्रकार के बल हैं। अभिकेंद्री और अपकेंद्री बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सामने पड़ता है, इसमें और एक टेक्निकल समझ लीजिए, पृथ्वी का जो गोलार्ध जो है चंद्रमा के सामने पड़ेगा, अर्थात अगर पृथ्वी का जो गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सामने, इसको हम थोड़ा सा ठीक से देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी हो गई, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये हमारे चंद्रमा हो गया उपग्रह पृथ्वी का। अब पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है, जो गोलार्ध चंद्रमा के सामने पड़ता है, अब चाहे इसमें से जो गोलार्ध पड़ेगा चंद्रमा चंद्रमा के सामने पड़ेगा, वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के अपकेंद्री बल से अधिक होता है। नज़दीक है चंद्रमा, तो यहाँ क्या होगा, फिर से समझ लीजिए, चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के अपकेंद्री बल से अधिक होता है, जिसमें उच्च ज्वार आएगा, जिसमें क्या आएगा? उच्च ज्वार आ जाएगा। जब पृथ्वी का गोलार्ध चंद्रमा के सामने नहीं होता, वहाँ केंद्रापसारित बल, कौन सा बल? केंद्रापसारित बल, केंद्रापसारित, जहाँ जो सामने नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए उत्तरी चंद्रमा के सामने अगर दक्षिणी हुआ, तो दक्षिणी क्या होगा? केंद्रापसारित बल लगेगा, और चंद्रमा का आकर्षण बल से कम होता है। ये बल क्या होगा? चंद्रमा का आकर्षण बल से कम होता है, और यहाँ कैसा ज्वार आएगा? निम्न ज्वार आएगा। तो ये जो है जानते रहिए, जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जो है पढ़ते रहिएगा। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे वीडियो आता रहेगा इस पर। थैंक यू, धन्यवाद।